जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है। जो हर एक एग्जाम में जहां जहां आपका जीके जीएस पूछा जाता है, हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। चाहे वो आपका आरपीएफ का एसआई कांस्टेबल का आने वाला एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला हो, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट आपका जीके जीएस का चला रहे हैं। तो परीक्षा कहीं की, जीके जीएस की प्रैक्टिस यहीं की। तो बिना टाइम को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आज का कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई में स्थित है। अगर मैं बड़े बंदरगाहों की बात करता हूं, तो आपको 13 बंदरगाह भारत में देखने को मिलते हैं। तो कितने बंदरगाह? आपको 13 बंदरगाह भारत में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सा बंदरगाह मिलेगा? तो यहाँ पर आपको कोलकाता बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा? तो कोलकाता बंदरगाह आपका कहां पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको पारादीप बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा? तो पाराद्वीप बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पाराद्वीप, तो ये कहां पर है? आपका उड़ीसा में, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पर विशाखापट्टनम देखने को मिलेगा। कौन सा? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आपका कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एन्नौर बंदरगाह। कौन सा? तो एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर के नीचे और दक्षिण में आओगे आपको चेन्नई बंदरगाह देखने को मिलेगा, ठीक है। और चेन्नई के और दक्षिण में जाओगे तो एक बंदरगाह मिलेगा तूती कोरिन, ठीक है। कौन सा बंदरगाह? तूती कोरिन बंदरगाह। और ये तीनों बंदरगाह आपके तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह आपके पूर्वी घाट से संलग्न है, ठीक है। और एक बंदरगाह आपका मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसको आप पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से जानते हो। तो ये कौन सा हो जाता है आपका? तो ये हो जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करता हूँ पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट पर आपको एक ये बंदरगाह देखने को मिलेगा जिसको कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका अब नाम पंडित पंडित दीन दयाल उपाध्याय नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह का नाम अब क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। उसके नीचे आओगे तो दक्षिण में आपको ये वाला बंदरगाह देखने को मिलेगा जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह के नीचे नावा सेवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और आप अगर दक्षिण में आओगे तो आपको कर्नाटक में, ये दोनों पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में, दोनों कहां पड़ते हैं? आपके महाराष्ट्र में। आप जब कर्नाटक में आओगे तो आपको यहाँ पर मारमा गांव, कौन सा? मारमा गांव बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो कौन सा बंदरगाह? मारमा गांव बंदरगाह। और मारमा गांव के दक्षिण में जाओगे तो आपको ये न्यू मंगलौर बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा? न्यू मंगलौर बंदरगाह। तो ये दोनों जो बंदरगाह है वो आपके कहां पर है? तो ये आपके कर्नाटका में है। दोनों बंदरगाह कर्नाटका में। और आपका केरल में आपको कोच्चि बंदरगाह देखने को मिलेगा, ठीक है। कोच्चि कहां पर है? आपका केरल में। तो ये 13 बड़े बंदरगाह हैं जो भारत में अवस्थित हैं, ठीक है। तो 13 कह सकते हो बड़े बंदरगाह, या आप कह सकते हो महत्वपूर्ण पोर्ट, ठीक है। तो भारत के 13 बड़े बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये आपके पूर्वी घाट से संलग्न है। वहीं पश्चिमी घाट की बात करता हूं तो पश्चिमी इलाके में आपका कांडला बंदरगाह, मुंबई, नावा शेवा, न्यू मंगलौर, आपका मारमा गांव और आपका कोच्चि पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपको पता चल गया कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो अभी आपको बताया बड़े बंदरगाहों की संख्या आपकी कितनी है? तो आपकी 13 है। कितनी है? 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? जो पाक स्टेट है वो किन दो देशों को अलग करती है? अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपका, ये कर्नाटक, ये वाला जो इलाका है तमिलनाडु वाला इलाका, ठीक है, इसके ही नीचे आपका श्रीलंका लगा हुआ है। श्रीलंका लगा हुआ, और श्रीलंका और पाक जो भारत है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है, इसी से संलग्न है आपकी पाक स्टेट। तो ये क्या है आपकी? यही है आपकी पाक
स्टेट या पाक जल संधि, कौन सी? पाक जल संधि। तो आपको पता है कि ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, ये क्या है आपका? श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत को अलग करती है आपकी पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? और पाक जल संधि के नीचे आपको मिलेगी जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को क्या करती है? पाक जल संधि अलग करती है। अगर मैं भारत और पाकिस्तान के मध्य की बात करूं तो आपका रेड क्लिफ लाइन हो जाता है। कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य अवस्थित है। इस क्वेश्चन में इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी? तो कौन सी शर्करा है, ठीक है? तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका ये कई रूपों में मिलता है आपको। एक होता है आपका मोनोहाइड्रेट, मोनो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा होता है आपका डाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और उसके बाद मिलता है आपको पॉली कार्बोहाइड्रेट। जो आपका मोनो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बड़ा कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट का या शर्करा का बड़ा ही सिंपल फॉर्म होता है, सिंपल रूप होता है। और ये शर्करा सबसे जल्दी आपको क्या ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, और इनमें से आपका जो ग्लूकोज है वो आपका मोनो कार्बोहाइड्रेट है, और ये सबसे पहले आपको ऊर्जा तत्काल में प्रदान कराएगा। वही मैं लैक्टोज और माल्टोज की बात करता हूं तो ये आपका डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड आपकी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। डाइसैकेराइड आपकी कार्बोहाइड्रेट है, और वहीं आपका लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। डाइसैकेराइड आपकी कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? तो ये आपकी लैक्टोज है। अगर सेलुलोज की बात करता हूं तो ये आपकी पॉलीसैकेराइड आपकी कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी? आपकी सेलुलोज, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर पाई जाती है तो वो आपकी सेलुलोज ही है। इतना बात है, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार? तो कौन सा एक तारा है, यानी कि स्टार कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। चंद्रमा आपको पता है एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है जो किसका चक्कर लगाती है? ये किसका उपग्रह है? तो ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। वहीं प्लूटो की बात करता हूं तो प्लूटो एक ग्रह था। प्लूटो एक ग्रह की श्रेणी में रहा करता था, जिसको 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने क्या किया? इसको जो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि ग्रहों के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन प्लूटो कर रहा था, जिसके कारण धरती पर बैठे इंसानों ने 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है। पृथ्वी आपको पता है, पृथ्वी भी आपका ग्रह है जिसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और सूर्य आपका पता है एक तारा है। तो तारा वो हम कह सकते हैं वो उल्की या कह सकते हो ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जिनके पास क्या होती है? स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होती है। स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा जिन पिंडों के पास होती है उनको तारा कहा जाता है, ठीक है। तो सौर मंडल का जो प्रमुख है आपका सूर्य है, और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए आपके ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है जो आपका टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस आपका किसके कारण होता है? ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस आपका किस कारण होता है? तो ये तो पता चल गया कि जीवाणु से होता है, जीवाणु से तपेदिक आपकी फैलती है। लेकिन जीवाणु को कौन सा जीवाणु है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा? तो ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से आपकी क्षय रोग या टीबी होती है, ठीक है। अगर मैं साल्मोनेला टाइफी की बात करूं, तो ये भी जीवाणु से होने वाला एक रोग है जो टाइफाइड कराने के लिए जिम्मेदार है। क्या कराने के लिए? तो टाइफाइड कराने के लिए आपका साल्मोनेला आपका टाइफी जीवाणु जिम्मेदार होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं डिप्लोकोकस की बात करता हूं, डिप्लोकोकस नियोमी आपका ये भी एक जीवाणु है जो आपका निमोनिया कराने के लिए जिम्मेदार होता है,
क्या कराने के लिए? जिम्मेदार होता है तो निमोनिया कराने के लिए। आपको पता है कि जब निमोनिया होता है तो उसमें आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में आपका फेफड़ा अंग प्रभावित होता है, लंग्स आपके प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। वही टाइफाइड में आपको पता है कि आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड, ठीक है। वही जो आपका तपेदिक है या टीबी है ये आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो प्रभावित अंग भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है ना। तो इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि इसमें रिडक्शन का Re लिया जाता है और ऑक्सीडेशन का आपका रिडक्शन का आपका Red लिया जाता है और ऑक्सीडेशन का आपका OX लिया जाता है। तो इसको रिडक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपके परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करता हूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन या आपके ऑक्सीकरण की बात करता हूं, तो इसमें O2 का यानी कि ऑक्सीजन का अगर मिलना है, ठीक है, याद रखिए कि आप जब ऐड ऑफ ऑक्सीजन करते हो तो इस कंडीशन को आप ऑक्सीकरण कहते हो, और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप ऑक्सीकरण कहते हो। अवकरण की बात करता हूं तो अवकरण जहां आप एडिशन ऑफ आप क्या करोगे? हाइड्रोजन करोगे और ऑक्सीजन का रिमूवल करोगे। तो जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस कंडीशन में आपका रिडक्शन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो मणिपुर की सीमा किस किस के साथ, राज्य के साथ लगी हुई है, ठीक है। किन कौन कौन सा राज्य है जिनके साथ मणिपुर की सीमा लगी हुई है, ठीक है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपका भाग बनेगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट बनेगा ये आपका सिक्किम वाला पार्ट, ठीक है, ये भूटान वाला पार्ट, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ये मिजोरम वाला पार्ट, ये त्रिपुरा, ठीक है, ये बांग्लादेश बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट बनकर के तैयार होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो भाग बनेगा ये वाला आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको मणिपुर देखने को नागालैंड देखने को मिलेगा। कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? तो आपका नागालैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, नागालैंड। और नागालैंड के नीचे आपको यहाँ पर मणिपुर देखने को मिलेगा, और मणिपुर के जस्ट नीचे आपको कौन सा राज्य दिखेगा? तो आपको मिजोरम दिख जाएगा, मिजोरम। और इस वाले भाग में आपको ये वाला जो भाग है ये वाला आपका त्रिपुरा होता है, और इसके ऊपर आपको ये मेघालय मिलता है। ये कौन सा भाग है? आपका मेघालय वाला। और जो बीच में खाली है आपका वो आपका आसाम होता है। तो देख लीजिएगा जो यहाँ पर आपका ये मणिपुर वाला भाग है, ये जो मणिपुर वाला भाग है इससे कौन सीमा साझा कर रहा है? ये वाला भाग, ठीक है। तो आप देख पाओगे एक इसमें आपका नागालैंड है, एक मिजोरम है और एक आपका आसाम है। तो तीन राज्य आपके मणिपुर से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से तीनों राज्य हैं वो? एक आपका नागालैंड है, ठीक है। तो मेघालय तो बिल्कुल नहीं, तो मेघालय है ही नहीं, तो इसको ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है। और देख लीजिए मेघालय इसमें भी है, इसको हटा दीजिए, मेघालय इसमें भी है, इसको हटा दीजिए। तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन, नागालैंड, असम, मिजोरम। तो यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो भारतीय मरुस्थल क्या कहलाता है? तो भारतीय मरुस्थल आपको पता है कि थार कहलाता है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। तो भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। सहारा जो मरुस्थल है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, बहुत सारे उत्तरी अफ्रीका में आप कह सकते हो, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आपका सहारा मरुस्थल पड़ता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल की बात करता हूं तो ये आपका चाइना और मंगोलिया में आपको देखने को मिलता है, और इसका ज्यादा भाग आपका मंगोलिया में देखने को मिलता है। अटाकामा मरुस्थल की बात करता हूं तो ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है। अटाकामा मरुस्थल जो चिली, पेरू, अर्जेंटीना आदि के मध्य फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी? तो ज्योग्राफी का फादर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका इरेटोस्थनीज को। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। हेरोडोटस को आपको पता है इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? तो आपके हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
भूगोल का पिता आप इरेटोस्थनीज को मानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उकाई परियोजना स्थित है, उकाई प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट, तो उकाई परियोजना कहां पर है भाई साहब, आप बताना है आपको। ठीक है, तो ये है आपका गुजरात में ताप्ती नदी पर, कहां पर है, गुजरात में आपका ताप्ती नदी पर ये पड़ती है। ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी पर पड़ती है, और किस जिले में पड़ती है गुजरात के, तो ये आपके सूरत जिले में आप इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं। मैंने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में आपको बताया कि जो छोटे छोटे प्रकाश के पैकेट्स होते हैं उनको फोटोन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। आपको पता है कि परमाणु के, जो परमाणु के अवयव होते हैं, परमाणु के अवयवों में आपका प्रोटॉन आता है, आपका न्यूट्रॉन आता है और आपका इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो तीन महत्वपूर्ण परमाणु के अवयव होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपके परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि चारों ओर उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए ऋणात्मक आवेश के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतनी बात है, उस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो भारतीय लोक नृत्य है, आपसे पूछा है लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य फोक डांस कौन सा है। ठीक है, मणिपुरी आपको पता है शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है, गरबा, गरबा आपका गुजरात का क्या है, एक लोक नृत्य है। ठीक है, अगर मैं मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली की बात करूं तो आपको 8 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिल जाते हैं। तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य बोले तो जिनका व्याकरण, विधि विधान, कैसे नाचना है, हर एक चीज लिखित में है। ठीक है, तो उन नृत्यों को आप शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में डालोगे। तो 8 होते हैं। सबसे पहला उत्तर भारत में आपको कथक या यूपी से संबंधित आपको ये मिल जाएगा। कथक के बाद आपका मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी जो आपका मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद आपका मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है और ये भी आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल से हैं, 4 हो गए। उसके बाद आपका सत्रिय आता है, सत्रिय आपका आसाम से संबंधित है और सबसे बाद में इसको घोषित किया गया है, 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। उसके बाद आपका आता है ओडिसी, ओडिसी जो उड़ीसा में आपका शास्त्रीय नृत्य होता है। और उसके बाद आता है भरतनाट्यम, कौन सा, तो भरतनाट्यम आता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित होता है। और उसके बाद आता है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित होता है। 1 2 3 4 5 6 और 2 8, 8 आपके शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो भारत की साम्राज्ञी विक्टोरिया को कब नियुक्त किया गया था। आपको पता है 1857 में, 1857 का जो विद्रोह या क्रांति हुई थी, उसके पश्चात अंग्रेजों ने एक एक्ट लेकर के आए थे। अंग्रेज एक एक्ट लेकर के आए थे, 1858 का एक अधिनियम पारित किया था, इस 1858 को इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। या कह सकते हो कि इलाहाबाद में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के तहत अपना एक कह सकते हो कि वहां रहने के लिए सुरक्षा कवच आपका इलाहाबाद में बनाया हुआ था। इलाहाबाद आज वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद में ये आपको पढ़ करके सुनाया गया था। इसको सुनाने वाला, इस अधिनियम को सुनाने वाला कौन था, तो इस सुनाने वाला आपका कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। जो ये वो कैनिंग था जो 1857 या 1858 में गवर्नर जनरल था। कौन था ये, तो गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसी कैनिंग को गवर्नर जनरल के पद से हटाया गया और ये कैनिंग को क्या बना दिया गया, इस कैनिंग को वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, तो वायसराय का पद इसको दे दिया गया। ठीक है, तो वायसराय का मतलब था कि विक्टोरिया के अधीन जो महारानी थी, जो ताज था ब्रिटेन में बैठा, ठीक है, उसके अधीन भारत की सत्ता को दे दिया गया और उसका एक नुमाइंदा यहाँ पर बैठाया गया जिसको वायसराय कहा गया, यानी कि क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय कहलाया। और ये वायसराय, पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति भी कैनिंग था। ठीक है, कौन था, कैनिंग था। तो 1858 में इसका आंसर हो जाएगा। 1858 में भारत की साम्राज्ञी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि इसका सही आंसर होने वाला है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, वहीं अगर मैं लाल, ठीक है, लाल बाल और पाल की बात करता हूं तो इसमें आपको 3 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे लाला लाजपत राय, एक मिलेंगे आपको लाला लाजपत राय। बाल से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अब आपके पाल से कौन हो जाएंगे, विपिन चंद्र
पाल। तो लाल बाल पाल, आप इसको याद रखिएगा, तीनों की उपाधि आपकी ये है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूं तो इनको गुरुदेव कहकर के पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो आपकी अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। ठीक है, तो पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे, है ना। तो कौन थे? बालाजी बाजीराव। ठीक है, जिनको आप नाना साहब के नाम से जानते हो। किस नाम से? नाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय नहीं थे, बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से जाना गया। और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने अपना बदला लेने के लिए, जहां मराठों ने लाहौर से इसके नुमाइंदे को हटाने की कोशिश की थी, जिसके बदले में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और इसमें मराठे बुरी तरह से हारे थे। कौन हारा था? तो इसमें मराठों की, यानी कि पानीपत के तीसरे लड़ाई में, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, ऐसी हार हुई थी कि एक भी घर ऐसा नहीं था जहां से लाश न उठी हो। अगर बाबर और इब्राहिम लोदी की बात करता हूं तो इनके मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और कब होता है? 1526 में। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है। अकबर और हेमू की बात करता हूं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध इन दोनों के मध्य होता है। ठीक है, हेमू यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण कर रखी थी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किस किस के मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य होता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आवश्यकता से अधिक लोग अगर कार्यरत हैं किसी कार्य में, मान लेते हैं कि कोई कार्य अकेला व्यक्ति कर सकता है और उस कार्य को करने में 4 व्यक्ति और संलग्न हो गए, तो ऐसे ऐसे बेरोजगारी को आप क्या कहोगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? जो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो आपका युद्ध हुआ था, ये आपका 1780 से लेकर के 1784 के मध्य चलता है। 1780 से 1784 के मध्य चलता है, जिसमें मैसूर की तरफ से हैदर अली, आपका कौन? हैदर अली, जिसकी मृत्यु 1782 में हो गई थी। यानी कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद 1782 से इसका कार्यभार कौन संभालता है? तो टीपू सुल्तान संभालता है। कौन? इसी का बेटा हैदर अली का टीपू सुल्तान ने कार्यभार संभाला और 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि की। किसकी? तो मैंगलोर की संधि की, जिसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा था। और इस संधि को करने के समय या इस युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का, वो कौन था आपका? वो था आपका वारेन हेस्टिंग। कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो 1784-80 के मध्य आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य अदर नेम्स वाज, तो चाणक्य जो आपको पता है मौर्य साम्राज्य को स्थापित कराने में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में अहम भूमिका निभाई थी और नंद वंश को खत्म करने में इसी व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसने आपको पता है अर्थशास्त्र जैसा राजनीति पर एक पुस्तक का यानी कि कह सकते हो आप निर्माण किया। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य आदि नामों से और जाना जाता है। तो विष्णुगुप्त भी चाणक्य को कहते हैं, कौटिल्य भी आपका चाणक्य को कहा जाता है और इनके द्वारा अर्थशास्त्र का रचयिता इनको अर्थशास्त्र का किया गया है। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर को ही आपको पता है ये करा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर को ही या कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम आक्रमणकारी आपको पता है अरबी थे। कौन थे? तो ये अरब से थे और मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में करता है। कब करता है? 712 ईस्वी में। कौन करता है? तो मोहम्मद बिन कासिम करता है, जिसके बाद तांता लग जाता है आपका यूरोपीय या कह सकते हो पश्चिमी देशों का भारत में आने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण लिया है? तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी आपकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस विधि से हटाया जाएगा, ये भी आपका अमेरिका से है। तो ये तीनों सही होने वाले हैं। और अमेरिका से लिया है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट भी आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट भी आपका अमेरिका से लिया गया है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिताक्षरा के आपको बताना है कि लेखक कौन है। तो मिताक्षरा के लेखक आपके विज्ञानेश्वर हो जाते हैं। तो विज्ञानेश्वर आपको पता है विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहा करते थे। विक्रमादित्य 6 के दरबार में ये रहा करते थे। तो ये किस वंश का शासक था? तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक, कह सकते हो संस्थापक नहीं, चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश का एक शासक हुआ करता था विक्रमादित्य 6। कौन था? विक्रमादित्य 6। इसी के दरबार में आपके मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर रहा करते थे। और इस कल्याणी के चालुक्य वंश को कह सकते हो स्थापित करने वाला कौन था? तो आपका तैलप द्वितीय था। कौन था? तैलप द्वितीय था, जिसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। किसको बनाया था? तो मान्यखेत को इसने अपनी राजधानी बनाया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा गया है? इसका आंसर सही हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने तांबा लिया, ठीक है, तांबे में आपका टिन मिलाया, ठीक है, तो तांबे में इन्होंने टिन मिलाया तो बना दिया कांसा, और इसको कांस्य युगीन, कांस्य धातु का इन्होंने इस्तेमाल किया और इनको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, किसको? आपकी हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी ये? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम आपको पता है इंडिका है। क्या है? इंडिका है। और इस इंडिका में जो मौर्यकालीन आपकी शासन व्यवस्था है जो भारत में चल रही थी, भारत में मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के बारे में इंडिका में मैगस्थनीज ने लिखा है। अर्थशास्त्र के लेखक आपको पता है कौन है? तो आपके चाणक्य हो जाते हैं। वही ऋग्वेद आपको पता है सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो हो सकता है कि ये लग रहा है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और शेयर भी चैनल को कीजिएगा। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ढूंढ लोगे, है ना, तो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक डाल दी जाएगी, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आज की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।